हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। जब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति की। जिससे पहली बात ये की जाएगी कि जब हमने बात करी कि विकास किस तरीके से किया जाए तो हमारे पास दो पक्ष थे। या तो हम समाजवादी विचारधारा को अपनाते या तो हम पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते। और जब हम बात करते हैं कि समाजवादी विचारधारा अपनानी है, जिसका अर्थ ये होगा कि हम जो है सभी जो इसमें कार्य किए जाएंगे वो निजी कार्य नहीं होंगे। ये सभी जो संस्थाएं होंगी वो सभी रेगुलेट करेंगी सरकार। लेकिन हम जैसे ही उसकी बात करते हैं पूंजीवादी विचारधारा की, तो हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ पे सभी जो है सभी वस्तुओं का निजीकरण होगा, इसकी बात की जाएगी। तो हम पहले बात करते हैं कि सोवियत संघ की वजह से, सोवियत संघ हमने देखा कि उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना अपनाई। तो हमने क्या करा, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। उसके बाद आप ये देखें कि सोवियत संघ की जब हम बात करते हैं तो हमने सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना ली। पंचवर्षीय योजना का अर्थ ये होता है कि इंडिया में 5 वर्ष के लिए कोई योजना बनाई जाएगी और उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। मेरा लैपटॉप अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, तो विकास की राजनीति को मानते हुए हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और इसके तहत हमने एक और चीज़ अपनाई, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है आपके सोवियत संघ से ली गई थी, यूएसएसआर से। रशिया नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे यूएसएसआर। तो जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये जारी की जाती है 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कब आई? 1951 में आती है। इसके बाद इसमें ये कहा गया कि अच्छा अब ये बताइए कि हम किस पे हमारा पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आधारित होगा। इस बात पर हमारी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो हमने फाइनली ये डिसाइड करा कि हमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर आधारित बनानी चाहिए, क्योंकि हमें अभी क्रमिक विकास की आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले उद्योगों के विकास की बात करें, क्योंकि पहले ज़रूरी है कि हम अपने खाद्यान्न के जो संकट है उसको ख़त्म करें। इसीलिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब बात की जाती है तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठकर आते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चलती है। पंचवर्षीय योजना है इसलिए 5 साल तक चलेगी। तो ये 1951 से 5 साल प्लस करेंगे 56 तक जाती है। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो इसके जो प्रमुख थे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर आते हुए हैं के.एन. राज, और ये आती है आपके 1951 से 56 तक। कुछ अर्थशास्त्री से राय ली जाती है कि हमें किसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो सबने यही डिसीजन हमारा फाइनल होता है सबके बाद कि हमें कृषि पर आधारित जो है अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए और कृषि पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना को रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना था कि स्टार्टिंग में हमें कुछ धीमी गति से बढ़ना चाहिए, ना कि तेज़ रफ्तार से। इसीलिए हमने कृषि को जो है पहले इम्पोर्टेंस दी है। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। ठीक है, विभाजन हुआ था, इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि पहले हमारी खाद्यान्न आपूर्ति हो। अब जब हम बात करते हैं कृषि में विकास हुआ तो किस आधार पर विकास हुआ, तो इस पर जब हम विकास की बात करते हैं तो भाखड़ा नंगल जैसे डैम्स हो गए, इन सबको बनाया गया। बड़े बड़े डैम्स बहुत जगह बनाए जाते हैं, भूमि सुधार किया जाता है। भूमि सुधार की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका अर्थ ये होता है कि जैसे पुराने ज़माने पे क्या होता था कि ज़मीनों का बंटवारा बहुत अधिक बार होने की वजह से जो है किसी एक व्यक्ति के पास जो है मतलब प्रति व्यक्ति जो भूमि थी उन लोगों के पास वो बहुत कम होती थी, जिससे जो है आप एक बड़ी उपज नहीं कर सकते हैं। आप उसको जो है इतना उपज नहीं कर सकते कि आप उसे मार्केट में बेच सके। इसी वजह से जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और यही था आपका भूमि सुधार। दूसरी बात की जाती है कि इसको ये माना गया इस टाइम पे और क्या कार्य किया गया, भूमि सुधार के तहत एक ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया। ज़मींदारी प्रथा क्या होती है? ज़मींदारी प्रथा के तहत ये होता था कि आप पुराने ज़माने में खासकर अंग्रेज़ों के टाइम पे चलता था कि आप जो उसमें व्यक्ति मौजूद हैं वो अपने कृषि का कुछ प्रतिशत लगान जो है ज़मींदार को देंगे, वो लेंगे आपकी, या फिर वो ज़मींदार क्या करते थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते थे जहाँ पर वो अपने खेतों को बटाई पर लगाते थे। तो ये सब कुछ जो है भूमि सुधार के तहत ख़त्म किया जाता है। भूमि सुधार के तहत अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंचाई पर ध्यान दिया जाता है उसके बाद, और सिंचाई के लिए कार्य किया जाएगा। जो भी आपके कृषि को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, जैसे उन्नत बीज दिए जाने चाहिए तो वो सब दिए जाते हैं, बांध का निर्माण किया जाता है, सिंचाई की नई नई सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती है। साथ ही साथ कुछ अनुदान भी दिए जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह आपका आता है 56 से +5 करेंगे 61, तो 61 तक रहता है ये। इसको कौन लेकर आए थे? प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद बात की जाएगी तो इसमें ये कहा गया कि हम अब संरचनात्मक बदलाव की बात करेंगे। संरचनात्मक बदलाव या फिर स्ट्रक्चरल चेंज
कि जब हम बात करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम अपने पुल का निर्माण करेंगे, मशीनरी का निर्माण करेंगे, बिजली बनाएंगे, रेलवे लाएंगे। इससे क्या होगा, उद्योगों में जो है विकास उत्पन्न होगा, उद्योगों का विकास शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जाता है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके और उद्योगों में इसकी वजह से जो है कोई पिछड़ापन ना रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि भारत की जो प्रौद्योगिकी है वो एक सही लेवल पर पहुँचे। इससे फ़ायदा भी होता है, हमें कहीं ना कहीं इसका लाभ दिखता है। हमें दिखता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना भी सफल रहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये भी सफल रहती है, जितने का टारगेट रखा गया तो उससे ज़्यादा ही इवन इसने अचीव किया। उसके बाद बात की जाए कि भारतीय प्रौद्योगिकी लिहाज से ये ज़रूरी भी था, क्योंकि विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने से में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। देखिए, अगर इंडिया में खुद ही उद्योग उत्पन्न किए जाएँ, उसके बाद इसी वजह से जो है एक बहुत खुद ही उद्योग उत्पन्न किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि आपको किसी सामान को खरीदने के लिए अब दूसरे देशों से आयात नहीं करानी पड़ेगी चीज़ें, जिसकी वजह से आपकी विदेशी मुद्रा बच जाएगी खर्च होने से। तो यहाँ पर भी जो है एक देख सकते हैं कि उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका उठती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी हम सफल पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। इसके बाद बात की जाएगी तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी जो है उद्योगों पर ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर भी उद्योगों के लिए ही कार्य किया जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि उद्योग महत्वपूर्ण है आपके विकास के लिए। अब कुछ विवादों की बात करते हैं कि विवाद किस तरीके के उठते हैं हमारे। तो कृषि बनाम पहला विवाद हमारा उठता है। विवाद ये कौन से है? ये वो विवाद हैं जो दो देशों के बीच में लीडर्स आपस में डिस्कस करें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, कृषि या उद्योग, कि हमें भारत को किस तरीके की अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, देश है, इसी वजह से ज़रूरी है कि वो अपनी कृषि के ऊपर उसे ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ नेताओं का, प्रमुख नेताओं का, कि भारत पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे विकास की आवश्यकता है और विकास के लिए ज़रूरी है कि हम उद्योग के लिए कार्य करें। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों में डिवाइड होता है। अब दूसरी बात ये आती है, जब हम कृषि और उद्योग की बात करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि या तो आप जो है अपना विकास कर सकते हैं उद्योगों के आधार पर, या फिर कृषि के आधार पर कर सकते हैं आप। क्योंकि जब आप उद्योगों की बात करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपका जो है पर्यावरण नुकसान नहीं होगा और अर्थशास्त्र आपकी उस तरीके से बढ़ेगी। अगर उद्योगों पर ध्यान देंगे तो पर्यावरण आपको नुकसान होगा सीधे सीधे, और लेकिन आपका विकास ईजी हो जाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो मुश्किल है कि आपका विकास उस तरीके से हो पाए जिस तरीके से एक विकसित देश है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्र ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण उद्योगीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से कही। इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, निजी क्षेत्र का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं वहाँ पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। और जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि इसमें ये कहा जाएगा कि हम अधिकतर लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें जिसमें अधिक लाभ होगा हम उसी चीज़ को उगाएंगे या बनाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका प्रभाव कितना पड़ेगा समाज पर, और उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वही चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र के तहत आ जाएगी तो इसका अर्थ ये होगा कि सरकार इन चीज़ों को देखेगी। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ होगा कि ये जो है अब सरकार के अंडर है, सरकार इसके ऊपर कानून वगैरह बनाइए। तो इसका अर्थ ये होगा कि सरकार अब उन चीज़ों को देखेगी कि लोगों के लिए क्या ज़रूरी है और किसका उत्पादन इसलिए ज़्यादा किया जाना चाहिए, या फिर किस तरीके से उस पर कार्य किया जाना चाहिए। तो अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि निजी क्षेत्र बनाम क्षेत्र की जब बात चलती है तो इसके तहत हमने क्या करा, ना निजी क्षेत्र रखा इंडिया में, ना सार्वजनिक क्षेत्र रखा, पूर्णता नहीं रखा, बल्कि दोनों का मिक्स रखा। मिक्स रखने की वजह से हम हमेशा कहते हैं कि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। बाकी मुझे इसमें कुछ खास नहीं लग रहा समझाने लायक। और इसके अलावा मैंने अपना एक और वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, इस चैप्टर पे 2 वीडियोज़ और बने हैं, तो आप उसको देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन क्लासेस।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।